लगभग 22 या 23 साल की उम्र का एक लड़का दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद लगभग 15 मिनट तक उसी दुकान के अलग अलग चाकुओं को देखता है। बारी बारी से कभी उसे बंद करने की कोशिश करता है, कभी रामपुरी देखता है, कभी सादा सिंपल दिखता है। इसी तरह से लगभग जब 15 मिनट हो जाते हैं तो दुकानदार को गुस्सा आ जाता है। दुकानदार कहता है कि तुम्हें ख़रीदना है तो ख़रीदो, यहाँ टाइम की खोटी मत करिए, यहाँ से चले जाओ। लड़का कहता है कि साहब चिल्लाते क्यों हो, ख़रीदने तो आया हूँ। वो एक चाकू खरीदता है और उसके बदले में 80 रुपये देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन के बाद जब उस लड़के का टेलीविज़न पर फोटो आ रहा था तो वो दुकानदार पुलिस के पास जाता है, कहता है कि साहब चाकू तो उसने मेरे यहाँ से ख़रीदा है। और ये बात न केवल उस दुकानदार तक पहुँचती है बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। और इस घटना का सबसे ज़्यादा असर होता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। सरकार को लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी सामने आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि हम इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी इस घटना के पीछे आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 9 साल के बाद 30 जुलाई 2022 को जब इस घटनाक्रम का फैसला आता है तब भी पूरे देश को इस बात की गूंज हो जाती है। पता चल जाता है कि आखिरकार उस लड़के ने ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया था, क्या मामला था। लेकिन जज साहब ये कहते हैं कि इस लड़के को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसको फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। आज की कहानी वाकई बहुत भयानक घटना है, भयानक कहानी है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद ज़िले की कोतवाली क्षेत्र का घंटाघर इलाका है। वहाँ पर एक नई बस्ती लगती है। नई बस्ती में शहर के बहुत ही मशहूर कारोबारी जो कि बिल्डर भी हैं और खल चोकर का कारोबार भी करते हैं। उनकी जो किडनी है वो ख़राब हो चुकी है। किडनी के ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रही थी, उसको बदलवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, इसलिए दूसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन उस व्यापारी को इंजेक्शन लगता था। और उस इंजेक्शन लगने का जो वक्त आता है तो डॉक्टर अपने कंपाउंडर से कहता है कि देर बिल्कुल नहीं करनी है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए सुबह ही 8 बजे जाना और जाकर सर को इंजेक्शन लगा के आ जाना। कंपाउंडर 22 मई 2013 की सुबह 8 बजे जैसे ही घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, बेल बजाता है, घर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। दोबारा लगभग 1 मिनट के बाद बेल बजाता है, तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। अचानक ही उसका हाथ लगता है मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, और जैसे ही हाथ लगता है दरवाज़ा अंदर की तरफ धक्का से खुल जाता है और उसे लगता है कि शायद जगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है पूजा कर रहे हों, हो सकता है नहा रहे हों, हो सकता है कि सो रहे हों। अलग अलग घर में इसमें लगभग 7 सदस्य रहते हैं। वो लड़का जैसे ही कंपाउंडर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद आंगन में देखता है तो जो कारोबारी हैं जिसका नाम है सतीश चंद गोयल, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, वो खून से बुरी तरह से लथपथ थे। शर्ट का रंग क्या था क्या नहीं था ये पता नहीं चल रहा था, कपड़े कौन से कलर के पहने थे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि खून ने अपना रंग ज़्यादा चढ़ा दिया था और कपड़े का रंग कहीं ना कहीं खो चुका था। और वो अंदर देखता है थोड़ा सा फासले से जाकर तो जो उनकी धर्मपत्नी है, जिनकी उम्र लगभग 63 साल के आसपास है, नाम है मंजू गोयल, उनकी भी लाश ऐसी पड़ी है और शरीर पर शायद उनकी साड़ी का कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहाँ पर खून के धब्बे ना हो या वो पूरी तरह से खून से नहाई ना हो। बस वो लड़का गश खाकर गिर जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घरों में लोग मौजूद थे वो भी कारोबारी के घर की तरफ आ जाते हैं और आकर देखते हैं, अपनी आंखों से जो मंजर देखते हैं उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल इस घर के अंदर 7 सदस्य रहते हैं। कारोबारी, उनकी पत्नी, एक बेटा और उनकी बेटे की पत्नी और 2 बेटियां और एक बच्चा, यानी कि 7 लोग। और जगह जगह 7 की लाशें पड़ी हुई थी, 7 के 7 खून से नहाए हुए थे। जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी पूरी तरह से सने पड़े थे। ये बात अब उस मोहल्ले में नहीं थी बल्कि पूरे ज़िले में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न पर ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर यह खबर नहीं थी। गाज़ियाबाद के लोग अपने अपने घरों से निकल जाते हैं और उस कारोबारी के समर्थन में आवाज़ लगाने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ने लगता है। बस इतना था कि मामला फिर उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचता है और सरकार तक पहुंचते पहुंचते केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे प्रदेश में कुछ गुंडा राज ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो फिर अखिलेश यादव को माइक पर आना पड़ता है। कैमरे के सामने आने के बाद वो कहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और जो भी घटना का आरोपी है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी जावेद अहमद अपने आईजी मेरठ जो होते हैं भावेश को आदेश देते हैं कि इस घटना का जितनी जल्दी हो सके
खुलासा करिए। अब खुलासा करने की तैयारी चल रही थी। बस एक मात्र सदस्य थी इस घर की बेटी, जिसकी शादी हो चुकी थी, जो शादीशुदा थी, जो कि अपनी ससुराल में थी। जब उससे पूछा जाता है, उसके पति से पूछा जाता है, तो वो बताती है कि हमारे पापा की तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, पापा का तो स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आखिरकार किसने हत्या की है, यही एक सवाल बना हुआ था। तभी जब अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है, तब एक नाम सामने आता है। नाम है राहुल वर्मा, जो कि गाज़ियाबाद की इंदिरापुरम कॉलोनी का रहने वाला है। अब राहुल वर्मा का इस घर से क्या ताल्लुक़ है, जब यही पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है मार्च 2013 को इस लड़के को ड्राइवर के रूप में घर में रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और ठीक चलते चलते घर में लगभग 4.5 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। तमाम कोशिशें की जाती है कि आखिरकार चोरी किसने की है, किसने नहीं की है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। मामला पुलिस तक नहीं पहुंचता है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही इसको निपटा लिया जाता है। दरअसल इस लड़के पर चोरी का शक पहुंच जाता है, राहुल वर्मा पर, और जिस घर के मालिक हैं सतीश चंद गोयल और उनका बेटा सचिन गोयल, उनको बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। वो उसको डांट फटकार कर, यानी कि पीट कर उसे घर से निकाल देते हैं और भगा देते हैं। कहते हैं कि अगर इस गली के, इस मोहल्ले के आसपास भी दिखाई दिए तो हम तुम्हारी पुलिस से शिकायत करेंगे और तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। वो लड़का तो चला जाता है, लेकिन पुलिस को जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता तब इस लड़के को बुलाया जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे और ये इस घटना के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है। कहता है साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और कई दिनों से मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, मैं तो घर पे ही लेटा हुआ था। पूछताछ करने के दौरान उसके बार बार वो इशारा कर रहा था अपने पैर की तरफ, कह रहा था साहब मेरे तो चोट लगी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपने घर पे आराम कर रहा था, पड़ा हुआ था। तो बार बार इशारा कर रहा था, तो इशारे करते हुए पर उसके हाथ पर, उसके उंगली पर एक खून का धब्बा लगा हुआ था, जो कि थोड़ा गहराई में था, अंगूठे से अंगूठे पर और तुम्हारे की इस वाली उंगली पर। जो उस खून के धब्बे को एक पुलिस वाले की नज़र पहुंचती है, उससे पूछा जाता है कि ये खून का धब्बा कहाँ से आया, कैसे आया, तब वो सक पका जाता है, परेशान हो जाता है और वो फिर बहाना लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहाना ले नहीं पाता। फिर पुलिस की टीम उसके घर पे जाती है। घर जाने के बाद उसके परिवार से, उसके भाई से पूछती है कि तुम्हारे भाई ने कल कौन से कपड़े पहने थे और कब उसको चोट लगी थी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरे भाई कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक था, यानी कि 21 मई की शाम तक बिल्कुल ठीक था, उसको कोई चोट नहीं लगी थी। इससे साफ जाहिर था चोट रात में लगी है। और जब इससे सख्ती से पूछा जाता है तो ये बताता है उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे और चोट कैसे लगती है। तब वो बताता है कि जब ये अपने मालिक के घर पर आया था रात को लगभग 9 या 10 बजे के आसपास, तो उसी वक्त ये छत से जब वापस जाते हुए कूद रहा था तो उसके पैर में चोट लग जाती है, मोच आ जाती है। इसीलिए और साथ ही उसकी जो उंगली पर खून के धब्बा था वो उसे मिटा नहीं पाया, क्योंकि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। और यहाँ एक बूंद थी खून की, वो निशान जो छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने इससे पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि साहब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद मैंने चोरी बिल्कुल भी नहीं की थी। ये अपने दोस्त से भी पूछता है। जब इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इसका दोस्त है प्रशांत गोस्वामी, उसको भी पुलिस ने पकड़ के हिरासत में लिया, उससे बातचीत की। तब वो भी एक चौंकाने वाली बात करता है। वो कहता है कि साहब मेरे पास राहुल वर्मा का फ़ोन आया था कि लगभग 25-30 लाख रुपए की चोरी है, करना चाहते हो तो हम माला माल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा मामला है, जल्दी से आ जाओ। वो तैयार हो जाता है प्रशांत गोस्वामी, लेकिन ऐन वक्त पर कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर यानी कि इलाहाबाद जाना है, इसलिए मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे इस मामले में साथ नहीं हूँ। और राहुल वर्मा उस घर तक पहुंच चुका था। रात के जब 9, 10 या 11 बज रहे थे, घर वाले जब सो चुके थे, तब वो घर के अंदर पीछे वाले रास्ते से एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जैसे ही घर के अंदर वो जाता है तो उस पर मालिक की नज़र पहुंच जाती है। जो चाकू उसने दुकान से ख़रीदा था, उस चाकू से वो ये देख लेता है कि मुझे पहचाना जा चुका है, तो इसलिए अपने मालिक को मार देता है। और मालिक के बाद उसकी पत्नी आती है तो पत्नी को मार देता है, बेटा आता है तो बेटे को मार देता है, बेटे की बहू आती है तो उसको भी मार देता है। एक एक व्यक्ति को 5-5, 7-7 चाकू मारे गए थे, बुरी तरह से गोद दिया गया था। जब छोटे छोटे बच्चे थे वो अच्छे खासे सो रहे थे, लेकिन इसको पता था कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, सिर्फ पहचाना बड़ों ने है, बड़ों ने ही देखा था। लेकिन जाते जाते ये 2 बेटियों को और एक बेटे को, जिनका नाम है हनी जिसकी उम्र 11 साल है, अमन जिसकी उम्र 7 साल है, मेघा जिसकी उम्र 13 साल है, और जो इस कारोबारी का बेटा है जिसका नाम सचिन है, पत्नी का नाम उनकी मंजू है और बेटे की बहू का नाम रेखा है,
सभी को इसने बारी बारी से चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था। दोस्त ने सरकारी गवाह बनकर गवाही दी। साथ ही जब पुलिस में ये मामला चल रहा था, जब ये कोर्ट में ये टेलीविज़न पर अखबारों में आ रहा था, तब वो जिस दुकानदार ने चाकू बेचा था वो दुकानदार पुलिस के पास जाता है, कहता है साहब इसने मेरी ही दुकान से चाकू खरीदा था। एक गवाह वो हो जाता है और इसके जूतों के निशान मिलते हैं, साथ ही इस गमछे पर खून के धब्बे मिलते हैं, इसके हाथ पर खून के धब्बे मिलते हैं। वहाँ एक सिगरेट भी मिलती है, सिगरेट पर इसकी लार मिलती है। और साथ ही राहुल वर्मा से जब पूछताछ की जाते हैं तो अपना जुर्म को वो कबूल कर लेता है, कहता है कि हाँ मैंने ही ये हत्या की है। लेकिन जितना बड़ा सामान चोरी वोरी का या जेवरात का मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, घर के अंदर इतना सामान नहीं था। यानी कि इसे लग रहा था कि घर के अंदर 25-30 लाख रुपए हैं, लेकिन 25-30 लाख रुपए थे ही नहीं, रुपए कम थे। और कम होने की वजह से ये तो फंस जाता है, इसका दोस्त बच जाता है। और लगभग 7-9 साल तक इस मामले की जब सुनवाई चलती है, तब ADG 19 की जो अदालत है गाज़ियाबाद में, वो फैसला सुनाते हैं, कहते हैं कि इस आरोपी को समाज में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, हक नहीं है। इसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, इसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसे ये फैसला आता है तो उसके बाद फिर इलाके में, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक गूंज होती है कि एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें छोटे छोटे 3 बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों जाते जाते ये इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। और जाते जाते जो लोगों का जन्मदिन होता है, आज DSP लोड साहब हैं। आज मैं दिन में फेसबुक पर लाइव भी आया था, सुरेंद्र सिंह लोड जी का, जिन्हें भगत जी भी कहते हैं, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार के रहने वाले हैं मंजर आलम, उनकी बेटी आलिया का जन्मदिन है। और बिहार के रहने वाले वरुण पांडे हैं, आज इनका जन्मदिन है। और हेमराज प्रजापत, इनका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।